मेरे सभी भाइयों को ईद की राम राम। मैं हूं आपका अपना जय सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रीपोजिशंस को डेली लाइफ सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है ये सिखाने वाला हूं। इस वीडियो में आपको एंटरटेनमेंट और नॉलेज दोनों भरपूर मात्रा में मिलने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप जानते हैं ना क्या करना है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। मेरे लाडलो, डायरेक्टली सेंटेंस में आने पहले ना माड़े से लॉजिक तो समझ लो। बात ऐसी है, फ्रॉम के दो मतलब हुआ है, एक है कब तय, दूसरा है कहां तय। यानी कि ये टाइम और प्लेस दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कर सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, इसका यूज सिर्फ प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल और फ्यूचर यानी कि भविष्य काल में करना है, ठीक है। अगर बात भूतकाल यानी कि पास्ट की हो तो वहां पर हम यूज करते हैं सिंस वर्ड को। सिंस का मतलब भी कति सेम है, कब तय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, कोई चीज कब तय होने लग रही है। आगे बात समझ में, लेकिन यह बात ध्यान रखनी है कि इसका यूज सिर्फ पास्ट या फिर परफेक्ट सेंटेंसेस में होता है। अब हमारा अगला वर्ड है फॉर। भाई इसके भी दो मतलब हो। पहला तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी कि कोई चीज कितनी वार तक लग रही है, ठीक है। और दूसरा है कोई काम किसकी खातिर करा जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है। आगे बात समझ में, तो चलो अब सेंटेंस के माध्यम से इनको डिटेल में समझते हैं। प्यारे भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम की। मैंने अभी अभी आपको बताया कि फ्रॉम के दो यूज है, पहला कब तय और दूसरा कहां तय। यानी कि ये पॉइंट ऑफ टाइम और सोर्स या फिर प्लेस दोनों चीजें दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए आपने कहना है कि हम लोग पश्चिमांचल से हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप कहेंगे वी आर फ्रॉम वेस्ट यूपी। तो वेस्ट यूपी कहने से पहले आपने क्या लगाया, फ्रॉम लगाया। आगे बात समझ में, तो जब भी टाइम की और प्लेस की या फिर सोर्स की बात होगी तो आप वहां पे फ्रॉम वर्ड का यूज करेंगे। जैसे पहले एग्जांपल में कहा कि मैं दिल्ली तय आने लग रहा, तो कहां से आ रहे हो, दिल्ली से। तो इससे पहले क्या लगाओगे, फ्रॉम लगाओगे। तो इंग्लिश में बनता है आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली से पहले फ्रॉम का यूज करना है, ओके। अगले सेंटेंस में कहता है मैं तड़के तक काम करूंगा। कब से काम करेगा, तड़के यानी कल से। पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है तो फिर से क्या लगाओगे, फ्रॉम लगाओगे, राइट। और सेंटेंस क्या है, फ्यूचर में है, तो क्या बन जाएगा, आई विल वॉक फ्रॉम टुमारो, ओके। अगले सेंटेंस में कहता है मैंने एक लुगाई तो सुना तो मेरी खोटी पीट रही थी। तो यहां पर आप प्लेस की नहीं, यहां पे आप सोर्स की बात कर रहे हैं कि कहां से कोई चीज हुई है, तो यहां पे भी फ्रॉम का यूज करना है। तो क्या कहोगे, आई हर्ड इट फ्रॉम अ लेडी। मैंने यह बात एक लुगाई से सुनी, दैट यू वर बैक बाइटिंग में या फिर बिचिंग में, दोनों मतलब एक ही होता है, किसी की खोटी पीटना। बात आ गई समझ में। आप कहते हैं मैंने यूं किताब में तारा, फिर से प्लेस की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सोर्स की कि कहां से कोई चीज हुई है। तो फिर से क्या यूज करना है, फ्रॉम को यूज करना है। इंग्लिश में क्या बनता है, आई रॉट इट फ्रॉम द बुक, ओके। अगले सेंटेंस में कहता है मैं 10 तय 5 बजे लोग काम करूं। यानी कि आप क्या कर रहे हो, अपना पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हो। तो इंग्लिश में क्या बन जाएगा, इंग्लिश में कहेंगे आई वर्क फ्रॉम 10 और आगे फिर क्या कहेंगे, to 5। आई वर्क फ्रॉम 10 to 5, ओके। चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं। कहता है वो दुकान पे था लत्ते लेने लग रहा। तो बात वही आ गई, अब यहां पे प्लेस बता रहे, कोई चीज कहां से हो रही है और बात हो रही है प्रेजेंट की, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे, आपने कहना है ही इज बाइंग क्लॉथ फ्रॉम द शॉप। उम्मीद करता हूं कि आपको फ्रॉम का यूज करना आ गया होगा, ठीक। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं सिंस और फॉर की। भाई सिंपल सी बात है, मैंने आपको अभी बताया कि जब बात हो पॉइंट ऑफ टाइम की यानी कोई चीज कब तक होने लग रही है तो आपने यूज करना है सिंस। और जब बात हो ड्यूरेशन ऑफ टाइम की यानी कितनी वार तक होने लग रहा है तो आपने यूज करना है फॉर को। एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। चलो, अगर मैं कहूं मैं तड़की तय पढ़ने लग रहा, तड़की यानी मॉर्निंग से पढ़ रहा हूं, तो आपने यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस का यूज किया। लेकिन अगर आप कहें मैं घने दिनों तक पढ़ने लग रहा, घने दिनों तक यानी यहां पे आपने कहा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ओके। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, आप कहेंगे आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर मैनी डेज। अंतर समझ में आ रहा है। आप कहते हैं मैं 4 बजे तक घूमने लग रहा, 4 बजे पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया बिल्कुल, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, कहेंगे आई हैव बीन वॉकिंग सिंस 4। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं 2 घंटे तक घूमने लग रहा, तो 2 घंटे आपने ड्यूरेशन दी है, तो क्या कहोगे, आप कहोगे आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अंतर समझ में आ रहा है।
आप कहते हो वो कल तय यहीं रुक रहा, वो कल तय यहीं रुक रहा, पॉइंट ऑफ टाइम दिया, तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे ही हैज बीन स्टेइंग हियर सिंस यस्टरडे। अब इतना तो पता होगा कि भाई बीते हुए कल को हम लोग कहते हैं यस्टरडे और आने वाले कल को हम लोग कहते हैं टुमारो, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें वो 10 दिन तक यहीं रुक रहा था, वो 10 दिन तक, यहां पे आपने पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया, यहां पे आपने दी है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो किसका यूज करो? अरे फोर का यूज करोगे भाई, पता है आपको। तो इंग्लिश में क्या कहोगे? आप कहोगे ही हैड बीन स्टेइंग हियर फॉर 10 डेज, ठीक है। आगे कहता है माँ 5 बजे तक घर पे है, 5 बजे, पॉइंट ऑफ टाइम, तो क्या कहेंगे? मॉम हैज बीन एट होम सिंस 5 o'clock। लेकिन अगर आप कहें माँ मड़ीवार तक घर हुई है, मड़ीवार यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो इंग्लिश में आप कहेंगे मॉम हैज बीन एट होम फॉर ए व्हाइल। आगे बात समझ में? अगर समझ में यानी कि जब भी बात हो पॉइंट ऑफ टाइम की, यानी कोई चीज कब से हो रही है, तो आपने कहना है सिंस। लेकिन जब भी बात हो ड्यूरेशन यानी कि कितनी वार तक हो रहा है, कितनी देर से हो रहा है, तो वहां पे आपने यूज करना है फॉर को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर के 2 यूज होते हैं। एक यूज तो अभी अभी हमने पढ़ लिया, राइट। अब बात करते हैं दूसरे यूज की, जहां पे ये किसी कार्य के पर्पस यानी कि उद्देश्य है या फिर कार्य किसके लिए किया जा रहा है, इस भाव को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि मैंने यूं तेरी खातर करा, मैंने ये काम तेरे लिए किया, तो आप यहां पे क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई डिड इट फॉर यू, तेरे लिए। ओके, यानी किसी के लिए कुछ किया जा रहा है। अगर मैं कहूं वो मेरे द्वारा रुपये लेने आया था, यानी कि वो मेरे पास पैसे लेने के लिए आया था, तो यहां पे बात हो रही है किसी कार्य के पीछे उद्देश्य की, तो वो दिखाने के लिए आप क्या कहेंगे? ही केम टू मी, वो मेरे द्वारा आया था, मेरे पास आया था, उद्देश्य क्या है? फॉर मनी। बात आ रही समझ में? आप कहते हैं वो तेरे लिए आए थे, यहां पे दे केम हियर फॉर यू, तेरे लिए। आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ऑफ और ऑन शब्द की। वैसे तो इनके मीनिंग बहुत सारे हैं, लेकिन आज सिर्फ प्रीपोजिशन की नजर से देखना है। देखिए, जब 2 चीज एक दूसरे के संपर्क में आती है, ठीक है, तो हम वहां पर ओन वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन जब आप एक चीज को दूसरे की सरफेस से हटा रहे हैं, तो हम वहां पर ऑफ वर्ड का यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप सपोज कीजिए, आप बिजली का बटन जब ऑन करते हैं तो बिजली संपर्क बना रही है, तो पंखा चालू हो जाता है। जब ऑफ करते हैं, संपर्क टूट जाता है, तो पंखा बंद हो जाता है, राइट। तो आप वही चीज यहां पे अप्लाई कीजिए। देखिए, अगर मैं कहूं मैंने फोन को खाट पे उठाया, खाट पे रखा हुआ था लेकिन हटाया, यानी कि संपर्क तोड़ा, तो आपने कहा आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड। लेकिन अगर मैं कहूं मैंने फोन को खाट पे धरा, तो आपने संपर्क बनाया है, इस चीज को उसके सरफेस पे रखा है, तो आप कहेंगे आई पुट द फोन ऑन द बेड। आ रही बात समझ में? यानी कि जब 2 चीज एक दूसरे के संपर्क में आती है, तो आप ऑन कहेंगे, और जब हटती है तो आप ऑफ कहेंगे। कैसे? आपने कहा मैं शीशे पे गर्दा हटाने लग रहा, शीशे पे गर्दा यानी कि डस्ट है, तो आप उसे हटा रहे हैं ना, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द ग्लास। लेकिन अगर कहना हो शीशे पे घनी धूल है, घनी धूल यानी कि वो अभी उसके संपर्क में है, तो आप क्या कहेंगे? देयर इज सो मच डस्ट ऑन द ग्लास, ऑन द ग्लास। आ रही बात समझ में? जब चीजें संपर्क में है ऑन, और जब आप उसे हटा रहे हैं तो ऑफ। आपने कहा बंदर पेड़ पे बैठा, अभी पेड़ पे बैठा हुआ है, राइट। तो आप क्या कहेंगे? द मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री, ऑन। लेकिन अगर आपने कहना हो पेड़ पे पत्ते झड़ने लग रहे, यानी पेड़ पे से पत्ते हट रहे हैं ना, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। ओके, आप कहते हैं वो गाड़ी में ताले उतरने लग रहा, गाड़ी से उतर रहा है ना, तो आप क्या कहेंगे? ही इज गेटिंग ऑफ द बस। लेकिन अगर आपने कहना हो वो मेज पे चढ़ गया, संपर्क में आ गया ना, तो आप क्या कहेंगे? ही गॉट ऑन द टेबल। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इंग्लिश विद जय सिंह। धन्यवाद।